एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट हो गया है और आज की तारीख में फटका का जो कंप्लायंस है वो सबसे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। क्यों कंप्लायंस है? क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको उस पर जो है पेनल्टी स्वरूप टैक्स देना पड़ेगा। आप उसको बोल सकते हैं कि 30% विथ होल्डिंग टैक्स लगता है आपको अगर आप फटका कंप्लायंस नहीं करते हैं तो। फटका एक्चुअली बहुत सारे देश बहुत सारी बातें कर रहे थे इस टाइप का एक कानून लाने के लिए, पर यूएस ने इसकी स्टार्ट करते हुए इसको सबसे पहले लाया है और उन्होंने मार्च 18 2010 को इसको पारित कर दिया और लागू कर दिया। हर गवर्नमेंट चाह रही थी कि एक ऐसा कोई वो हो कानून हो जिसमें एक दूसरे देश के लोग जो पैसा कमा रहे हैं और उसमें वो टैक्स से बच रहे हैं वो ना बच पाए और उस देश में पैसा कमाकर अगर वो बाहर भेज रहे हैं तो वो टैक्स उसी देश को दे। इस टाइप का कानून चाह रहे थे और फटका उसी का देन है। यूएस ने लाया और यूएस जैसे आप जानते हो कि बहुत डोमिनेटिंग कंट्री है, तो उसने कहा कि भैया आप ये कानून मानो और कानून अगर नहीं मानते हो और अगर आपके यहाँ से कोई ऐसा कुछ केस सामने आता है तो आपको 30% विथहोल्डिंग टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो चूंकि सभी लोग चाहते थे तो भारत ने भी फटका में यूएस के साथ हाथ मिला लिया और अभी आप जो भी खाता खोलते हो वो फटका कंप्लायंस खाता होता है। उसके अंदर एक सीवीएस में पेज पूरा फटका का आता है, भले आप उसमें यस नो करते हैं। फटका के अंदर जो मेन चीजें हैं कि जो फटका रिक्वायर्स नॉन यूएस फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फाइनेंशियल फॉरेन एंटिटीज। जो एसबीआई है वो भी उसके फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कैटेगराइज है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन डीआई के रूप में। और जो भी इसमें रजिस्टर्ड होता है उसका एक जीआईआईएन नंबर होता है। एसबीआई का भी एक जीआईआईएन नंबर है। फटका किन लोगों पे लागू होता है उसके बारे में अपन शब्द सुनते हैं अभी बैंक में इंडिका या यूएस इंडिका जिसको हम कह रहे हैं, उसमें वो बोलते हैं कि वो कस्टमर जिनके जो यूएस सिटीजन हैं या यूएस के रेसिडेंट हैं वो फटका के अंदर आते हैं। अगर उनका यूएस में बर्थ हुआ है तो वो भी फटका के उसमें फटका लागू होता है। अगर उनका करंट मेलिंग एड्रेस या रेसिडेंशियल एड्रेस जो बैंक के अंदर है वो यूएस का है तो वो भी उसके अंदर आते हैं। अगर उनका टेलीफोन नंबर यूएस का है तो भी आते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रेमिटेंस ऑफ फंड टू एन अकाउंट मेंटेन इन यूएस, अगर कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे रखे हैं तो भी वो फटका के यूएस की इंडिका में आएंगे। और अगर उन्होंने कोई इफेक्टिव पावर ऑफ अटर्नी और सिग्नेटरी अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ पर्सन इन यूएस विथ यूएस एड्रेस, अगर मेरे को कोई दे रखी और मेरा एड्रेस यूएस का है तो मैं भी फिर उसमें मेरे पे भी फटका का नियम लागू होगा। एंड इन कैडर ऑफ और होल्ड मेल एड्रेस दैट इज द सोल एड्रेस ऑन फाइल फॉर द अकाउंट होल्डर, अगर कोई ईमेल एड्रेस या कोई इन केयर ऑफ एड्रेस है किसी का यूएस का तो वो भी फटका के अंदर आते हैं। फटका जो है वो 1 जुलाई 2014 से इफेक्टिव हुआ था। इसके पहले के जो अकाउंट खुले हुए थे वो प्री एग्जिस्टिंग अकाउंट कहलाते हैं और 1 जनवरी 2016 के बाद सभी अकाउंटों में फटका कंप्लायंट होना जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट 1 जनवरी 2016 से। और कितना बैलेंस होगा तब आएगा तो उसका $50,000 थ्रेशोल्ड बैलेंस उसने दिया है अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल के खाते में। अगर थ्रेशोल्ड बैलेंस या एग्रीगेट बैलेंस $50,000 है तो वो आएगा। ये इंडिविजुअल की बात है। अगर कोई एंटिटी है तो उसमें कोई बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है, अगर $1 भी है तो वो उसमें आ जाएगी। इंडिया ने 9 जुलाई 2015 को फटका के लिए आईजीए जिसको कहते हैं इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया था यूएसए के साथ फॉर इम्प्लीमेंटिंग फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट इन इंडिया। इसी में उनको भी इसमें वो है कि अगर इंडियन के साथ कोई इंडिया वाला वहां रह के कुछ करता है तो वो भी यूएस को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसके अंदर।
इसके अंदर बार बार ये नाम आएगा फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एसबीआई उसके अंदर कैटेगराइज्ड है। तो ये क्या होते हैं? तो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जो नॉन यूएस एंटिटी में आते हैं। उनका जो वो है क्राइटेरिया, वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जैसा एसबीआई है, वो कस्टोडियन इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो सकती है, वो कोई स्पेसिफाइड इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है। अगर कोई पैसा स्पेसिफाइड इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू या कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी के थ्रू या कोई कस्टोडियन इंस्टीट्यूशन, जो कस्टोडियंस होते हैं, जैसे अभी अपन देखते हैं जो डीमेट खाते हैं या हमारे कस्टोडियन है वो कंपनियां, वो किसी उनका वहां के सिटीजन्स का पैसा इंडिया में लगा रही है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। मेरे हिसाब से फटका के लिए इम्पोर्टेंट बात जितनी थी वो मैंने यहाँ कवर करी है। फिर भी मैं एक बार आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें और वापस से रिपीट कर देता हूँ। 9 जुलाई 2015 को भारत ने आईजीए इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन किया, जिसके तहत हम फटका कंप्लायंस के लिए हमने बाध्यता ले ली। फटका इफेक्टिव हुआ था 1 जुलाई 2014 को। उसके पहले खुले हुए अकाउंट प्री एग्जिस्टिंग अकाउंट है। 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुआ है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। उसके बाद जितने अकाउंट खुले हैं वो सब फटका कंप्लायंस अकाउंट होने चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के तहत फटका में रजिस्टर्ड है। जो लोग यूएस सिटीजन हैं, यूएस के रेसिडेंट हैं, यूएस उनकी प्लेस ऑफ बर्थ अगर यूएस है, उनका फोन नंबर यूएस का है, उनका एड्रेस यूएस का है, उनके पास कोई पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने किसी को दे रखी जो यूएस में रहता है, या उनका कोई इन केयर ऑफ का एड्रेस यूएस का है, तो ये सब लोग इसके तहत आते हैं। इंडिविजुअल के लिए 50,000 एग्रीगेट बैलेंस यूएस डॉलर का होना चाहिए फटका के लिए। एंटाइटी के लिए कोई भी बैलेंस होगा तो भी उसको कंप्लायंस देना जरूरी है। मेरे हिसाब से ये इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। थैंक यू। Very nice, boss. Thank you. Nicely explained. फटका में सर ये जो ब्रांच लेवल पे अपना रहता है ना, एक तो ऑप्शन रहता है कि टिक कर दिया केवल, लेकिन एक ड्यू डिलीजेंस का जो पार्ट रहता है कि जो वहाँ से लिस्ट जो डैशबोर्ड पे आते हैं कि ये संभावित हो सकते हैं, तो उस केस में जो एक स्टेप वाइज अपने को डिसाइड करना है कि क्या क्या करना है ब्रांच लेवल पे, वो एक बार डिस्कस होना चाहिए कि ब्रांच में वो लिस्ट आती है तो आप उसको रिपोर्टेबल एडवाइस करेंगे, नॉन रिपोर्टेबल करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो ये सुमन, उसके लिए ये सारे नहीं है जो पॉइंट्स है ना, उसको ध्यान में देखिए। अगर उसका यूएस का एड्रेस है तो आपको उसको रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो उसका रेसिडेंट वो यूएस का रेसिडेंट बता रहा है तो आपको रिपोर्टेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो वहां का मोबाइल नंबर है, वो इंडिका में तभी जो अपने पास लिस्ट आती है ना, वो लिस्ट तभी आती है जब ये सब चीजें मान लीजिए। तो फिर अपने पास क्यों आती है अपने को रिपोर्टेबल के लिए? तो जैसी ही वो आती है हमको एक उसका फॉर्म है। 2 तरह के फॉर्म चलते हैं इसमें फटका में। एक तो फटका का फॉर्म है एनेक्जर, और एक सीआरएस का है। जो लोग यूएस में हैं उन पे सब पे फटका का फॉर्म लगता है, जो अदर देन यूएस हैं वो सब सीआरएस का फॉर्म लगता है। उसके अंदर वो हम एक फॉर्म, हमारा एक लेटर हम उनको लगा कर भेजते हैं कि भाई आप जो है इसके बैंक इन सर्कुलरों के तहत फटका के लिए आए हैं और हम आपको एक फॉर्म एनक्लोज कर रहे हैं। इस फॉर्म के साथ आप ये डिटेल दीजिए हमको, वहाँ का आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर दीजिए, आपका पासपोर्ट की कॉपी दीजिए, अगर आपका वहाँ पे कोई लाइट का, टेलीफोन का कोई लोकल एड्रेस प्रूफ है वो दीजिए। और अब फिर वो कस्टमर कहता है कि नहीं भैया मैं तो यूएस में नहीं हूँ, हमारे पास एड्रेस है, तो हम उसका केवाईसी अपडेट करके चेंज करके उसको चेंज करते हैं और उसको नॉन रिपोर्टेबल करते हैं। अगर वो वहां पे रह रहा है तो हमको उसको रिपोर्टेबल करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चांस नहीं है कि हम उसको नॉन रिपोर्टेबल करें, ऐसे सेम एज इट इज सीआरएस के साथ। इसमें मुझे लगता है फिल्टर जो करते हैं ना एनालिटिक्स डिपार्टमेंट या जीआईटीसी, जहाँ से भी आता होगा ये डाटा, क्योंकि अधिकतर जो आता है लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी रहती है और उसमें से बहुत कम रिपोर्टेबल निकलते हैं।
तो शायद वो कई बार ये भी होता है कि कुछ प्लेसेस जो कॉमन या मिलता जुलता नाम रहता है कि इंडिया में भी उस टाइप का कुछ प्लेस है और यूएस में, तो उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कि हो सकता है यूएसए का, वो भी दे देते हैं। हो सकता है ऐसा, पर अभी जैसे मेरे यहाँ आए थे करीब 45 एक, हम्म। पर वो सभी एड्रेस फॉरेन के ही थे, उसमें कुछ सीआरएस थे, कुछ फटका के थे। अच्छा। उसमें है ना रोड शब्द मिल रहा होगा आपका, PY रोड, ROAD। नगर का नगर मिलता है, उसके बहुत खाते आते हैं, उस टाइप का रहता है उसका एड्रेस। नहीं, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का कंप्लायंस है और इसका बहुत स्ट्रिक्ट वो है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेशन देते हैं शायद एमडी के साइन से जाता है। क्योंकि मैं जब फटका स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम मैं सीसीजीआरओ में था, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, तो वहाँ पे स्पेसिफिक कहा गया था कि यूएस रिपोर्टेबल आप जब भी रिपोर्ट करें तो पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाए कि है तभी करें, अदरवाइज उस सामने वाले को अगर गलती रिपोर्ट हो गया तो उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं फ्यूचर में। तो उसके पहले अभी भी कुछ दिन पहले आया था एक मेल कि आपकी ब्रांच में यूएस रिपोर्टेबल ये वाला अकाउंट है, रिकन्फर्म कीजिए वहाँ भेजने से पहले जो रिपोर्टें करते होंगे कि एक बार और रिकन्फर्म कीजिए कि वाकई में है कि गलती से हो गया है। सर इसमें ये 50,000 रुपीज इंडिविजुअल के लिए जो 50,000 यूएस डॉलर, हाँ 50,000 यूएस डॉलर है इंडिविजुअल वो के लिए। लिमिट का क्या है, मतलब समझा नहीं, क्योंकि अगर आपका पास जो अकाउंट है यहाँ पे उसका बैलेंस जो है वो 50,000 यूएस डॉलर एवरेज मेंटेन है, पर्सनल नाम से है, तो आप उसके अंदर रिपोर्टेबल में आओगे, अदरवाइज नहीं आओगे। भले उसका और एड्रेस अगर वाला यूएस का रहे तब भी नहीं आएगा। हाँ, तब भी नहीं आएंगे। मतलब सीधा सा है कि और छोटा एंटाइटी है तो पूरा आएगा, भले कुछ भी हो। छोटे मोटे जो डिपॉजिटर्स हैं अगर वो, तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं है, और क्या है कि नहीं टैक्स उसी से लेंगे एक्चुअली वो तो टैक्स इवेशन जो कर रहे हैं बड़े हाँ। लोग हैं, उनको ही पकड़ना चाह रहे हैं ना। 50,000 यूएस डॉलर अपने लिए ज्यादा है, वहां के लिए कुछ ज्यादा नहीं है उनके लिए, अपने 50,000 रुपए जैसा है उनके लिए। सही है। चलिए, और कुछ फटका के ऊपर किसी साथी का हो तो कृपया बताएं भाई। ये 30% विदहोल्डिंग टैक्स का सही बताया सर ने शुरू में, कि यदि कोई इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसकी जो भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब उसको उतना वहाँ छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाकी पैसा ले जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इसी से, चूंकि ये कंप्लायंस से रिलेटेड था, फटका भी कंप्लायंस ही है एक तरह का, और तो अपन कंप्लायंस पार्ट पे ही आगे बढ़ते हुए, बैरागी जी का भी रेगुलेटरी कंप्लायंस का है आज टॉपिक, तो उसको पहले ले लेते हैं। कंप्लायंस एक साथ हो जाएगा कंटिन्यू में, फिर नेक्स्ट अपन लेंगे। बैरागी जी। हाँ जी। रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस अभी वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं पिछले 4-6 महीने से कि बैंक में भी कंप्लायंस की ज़्यादा ही चर्चा है। अभी कंप्लायंस पार्ट को ज़्यादा ही भी बैंक इम्पोर्टेंस दे रही है। तो इसमें क्या रहता है कि रेगुलेटर अथवा जो आरबीआई जैसे अपना रेगुलेटर है, तो आरबीआई के अंडर में जैसे केवाईसी, एएमएल, सीएफटी, आईआरएसी, प्रोविजनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, कैपिटल एडिक्वेसी, डिस्क्लोजर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये बहुत सारे जो है नाम्स जो है बैंक को फुलफिल करना पड़ते हैं। और अगर बैंक कहीं कोई कमी रखती है कंप्लायंस में अपने पार्ट पे, तो रेगुलेटर जो है पेनलाइज भी करता है बैंक को। और उसमें क्या है कि 4-5 मतलब बैंक में अलग अलग फील्ड के अलग अलग रेगुलेटर हैं। जैसे एसबीआई एप्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड के लिए सेबी है, एसबीआई लाइफ और एसबीआई जनरल के लिए आईआरडीए है, और एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है। तो इस टाइप से अगर अपना ओवरसीज ऑपरेशन है
तो उसके लिए क्या है कि अपनी कंट्री का मतलब होम कंट्री रेगुलेटर और होस्ट कंट्री रेगुलेटर, तो दोनों के जो रूल्स रेगुलेशन अपने को जो रहती गाइडलाइंस वो अपने को फुलफिल करना रहती है। और जो एप्लीकेबल लॉज हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा, आरबीआई एक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी इत्यादि इनकी जो भी गाइडलाइंस रहती है वो बैंक को अपने को फुलफिल करना पड़ती है। अगर अपना कंप्लायंस पार्ट पे अगर बैंक ध्यान नहीं देती है तो उससे बहुत सारे बैंक को नुकसान होते हैं, और अगर कंप्लायंस पार्ट अपना अच्छा है तो उसके बहुत से फायदे भी हैं। तो फायदे जैसे क्या है कि बैंक की एक तो इमेज अच्छी बनी रहती है अगर अपना कंप्लायंस पार्ट अच्छा है, तो कस्टमर, इन्वेस्टर, रेगुलेटर वो सब हम पे भरोसा करते हैं। और जो अपनी जो इंस्टीट्यूशंस रहता है तो उसका भी जोखिम कम होता है, रिस्क कम होती है, और अपनी पर्सनल जोखिम भी कम होती है, व्यक्तिगत जोखिम भी कम होती है। तो कर्मचारियों का जो है आत्मविश्वास जो रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी बढ़ता है। और अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो अपने को कोई डिसीजन लेने में भी अपन इनेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ये तो इसके कंप्लायंस के फायदे हुए। अब कंप्लायंस नहीं करने पे नॉन कंप्लायंस के जो इफेक्ट हैं वो ये है कि मतलब अपना जो इंस्टीट्यूशन है वो एक तरह से फ्रॉड के रास्ते पे चल देता है। दिशा निर्देश नियमों का अगर अपन पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपन अपनी संस्था को जोखिम में डालते हैं, और उससे अपने को फाइनेंशियल पेनल्टी भी अपने पे रेगुलेटर इम्पोज करता है। और बैंक की इमेज भी खराब होती है क्योंकि ये डिजिटल मीडिया, प्रेस में, सोशल मीडिया में, और कभी कभी जैसे बड़ी पेनल्टी होती है एक मुश्त 5 लाख से ऊपर, तो उसमें आरबीआई क्या है पब्लिक डोमेन पे भी वो करती है, रिपोर्ट करती है। तो उससे बैंक की इमेज खराब होती है। और सूचना के अधिकार में भी कई बार लोग ये पेनल्टी वगैरह की जो जानकारी मांगते हैं तो उससे भी अपनी इमेज पे एक डेंट लगता है। तो इसमें क्या है कि कोई आंकड़े भी अपने को इसमें 2018 से 20 में जो पेनल्टी वगैरह जो लगी है तो कई क्षेत्रों में लगती है। जैसे अगर अपन ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के गलत रिपोर्टिंग करी तो पेनल्टी है, केवाईसी नॉर्म्स में अगर अपन ने फुलफिल नहीं किया, नॉन कंप्लायंस है, तब पेनल्टी है। तो अपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जो पेनल्टी लगी है 18 से 20 के बीच में तकरीबन 9 करोड़ रुपए जो लगी है, तो उसमें अपने जो है बेड लोन क्लासिफिकेशन उसमें कुछ अपने लेप्सेस थे, और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग। जैसे फ्रॉड की रिपोर्टिंग वो बताई थी ना कि विद इन 3 वीक्स होना चाहिए, तो इस टाइप से अगर डिले रिपोर्टिंग करते हैं तो उस पर भी पेनल्टी लगती है। ओवरऑल जो अगर बैंक वाइज देखा जाए तो आईसीआईसीआई को सबसे ज्यादा पेनल्टी लगी है अभी पिछले 2-3 साल में। और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मैच्योरिटी कैटेगरी बॉन्ड की जो है उस पोर्टफोलियो पे ज्यादा उनको पेनल्टी लगी है। तो इसमें जो जैसे अगर अपन एसटीआर का रिपोर्टिंग डिले करते हैं, और कंप्लेंट जो है कंप्लेंट रजिस्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। पेनल्टी तो क्या आरबीआई किसी भी चीज पे लगा सकती है। जैसे कि मैं अभी भोपाल में करेंसी चेयर्स देखता था तब मैंने आरबीआई की पेनल्टी बहुत सारी देखी थी, और उसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां रहती है। छोटी छोटी लापरवाही पे आरबीआई बड़ी बड़ी पेनल्टी लगाती रहती है। तो जैसे नोट जाते हैं तो करेंसी चेयर्स से मान लो अपन ने रेमिटेंस भेजा है तो ब्रांच मैनेजर की ड्यूटी में आता है केवल बंडल गिनना। पीस टू पीस तो जो ले जाता है वो आदमी गिनता है, ब्रांच मैनेजर को बंडल गिन के भेजना है। वो उसमें भी मतलब आरबीआई के पास में नोट गलत चले जाते हैं, और जब वहाँ पकड़ में आते हैं नोट की रिपोर्टिंग सिक्के में, सिक्के की रिपोर्टिंग नोट में, तो आरबीआई क्या है कि चाहे तो छोड़ भी सकती है और चाहे तो तगड़ी पेनल्टी लगा भी सकती है। अभी हमने देखा बीच में कि पिछले 1-2 साल में अपनी स्टेट बैंक पे आरबीआई ने केस के मामले में बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लगाई हैं, और बैंक ने मतलब लोगों के खिलाफ मतलब वो लाइबल भी बनाया उनको, उनका उत्तरदायित्व भी तय किया है। तो उससे क्या है कि एम्प्लॉय को भी नुकसान हुआ और इंस्टीट्यूशन की भी इमेज खराब हुई।
तो इसलिए अपने को कंप्लायंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अपन ऑडिट में भी देख रहे हैं कि ऑडिटर भी ऑडिट रिपोर्ट का अपन कंप्लायंस करते हैं, फाइल्स कंप्लायंस करते हैं। फिर वो आजकल अपने उसमें सीडीएस में भी आने लग गया है और लेटर वगैरह अलग मिलते हैं। तो ये जो कंप्लायंस पार्ट है खैर बहुत बड़ा है कंप्लायंस पार्ट, पर ये स्टार्ट में तो इसलिए कंप्लायंस पे अपने को ध्यान देने की जरूरत है। यस बस, थैंक यू। गोयल साहब कुछ ऐड करें इसमें। देखो भोपाल सर्कल तो कंप्लायंस सर्कल हो गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ये माना जा रहा है कि भोपाल सर्कल को कंप्लाई करना है। यदि उसमें अपन कहीं चूक करते हैं तो ये इवन रफिया में भी ये जीरो टॉलरेंस एरिया में है। रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है एक्सटर्नल कंप्लायंस में क्लासिफाई किया गया है और इसमें जीरो टॉलरेंस एरिया है। इसमें आपको कोई भी मोहलत नहीं है कि इसमें गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। माइनस मार्किंग होती है जब रफिया के वैल्यू स्टेटमेंट में है कि रेगुलेटरी जो भी है आरबीआई, सेबी, फेमा, इनके कुछ वैल्यू स्टेटमेंट्स है उसमें आपको कंप्लाई ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको निगेटिव मार्किंग होगी। और मैनेजमेंट भी इसको बहुत निगेटिव सेंस में लेते हैं कि एक्सटर्नल कंप्लायंस को आपने फॉलो नहीं किया है। जनरली पहले हम लोग एक्सटर्नल कंप्लायंस को ये मानते थे कि ये बोर्ड वगैरह जो लगाते हैं, ओम्बड्समैन के लगा दिए बोर्ड, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जो ऑडिट हुआ उसमें मैंने सर्कुलर में देखा तो उसमें ये क्लियर किया हुआ है, अभी जो रिसेंट में ऑडिट जितने भी ब्रांच के हुए हैं उसमें इसको एक्सटर्नल कंप्लायंस में क्लासीफाई करके निगेटिव मार्किंग इसके लिए रख दिया है। ये कंप्लायंस का पार्ट तो बहुत बड़ा है। कोई साथी और भी अपना इनपुट दे तो कुछ पॉइंट अपने जुड़े। इंद्रजीत आज बहुत शांत बैठे हो यार। सर कोई टॉपिक तैयार नहीं है इसलिए शांत बैठा हूँ, सुन रहा हूँ सर। अरे टॉपिक तैयार नहीं है। टॉपिक तैयार नहीं है तो क्या हुआ, क्वेश्चन करने में, क्रॉस क्वेश्चन करने में टॉपिक अपने आप आ जाएगा। भाई आप तो ये मान के चलो आप बोर्ड के वो हो, चेयरमैन हो, आपको क्वेश्चन पूछना है तो कोई ना कोई अपने 14 लोगों का ग्रुप है, कोई जवाब दे देगा उसका। नहीं सुमन, तुमने बहुत सही बात बोली कि अभी बैंक में इंटरनल कंप्लायंस की तो इम्पोर्टेंट है ही है, पर उससे भी ज्यादा एक्सटर्नल कंप्लायंस हो गया। चाहे वो आरबीआई का ऑडिट हो, आरबीआई का चेस्ट वेरिफिकेशन हो, चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, ठीक है। तो जो भी बाहर की एजेंसियां करेंगी उसकी इम्पोर्टेंस हमारे इंटरनल से 500 टाइम्स ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारी बैंक की रेपुटेशन रिस्क पे आ जाती है। और सेकेंडली क्या होता है, इंटरनल कंप्लायंस है तो हम हमारे जवाब देके हम वो कर लेंगे, पर जब उसका क्लोजर की बात आती है तो वो आउटसाइड एजेंसी के पास ही जाता है, जो भी चीज है, कंप्लायंस की रिपोर्ट भी। तो एक्सटर्नल कंप्लायंस और उसकी वैल्यू होनी भी चाहिए। मेरे को ध्यान है कि लास्ट ईयर जो बिफोर लास्ट ईयर 2019-20 में हमारे एरिया में चेस्ट वेरिफिकेशन को लेके बहुत बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हुए। अभी जो लेटेस्ट पेनल्टी दिख रही है मुझको, वो दिख रही है आरबीआई ने लगाई 2 करोड़ की एसबीआई के ऊपर, और वो उसी के लिए है जो रिम्यूनरेशन हम एम्प्लॉय को फॉर्म ऑफ कमीशन पे किया है। अच्छा अच्छा, ये रिसेंट है, मार्च की न्यूज है, ये 16 मार्च की। नहीं एम्प्लॉय को किस चीज के लिए रिन्यूमरेशन पे किया है? ये इंश्योरेंस इसमें जो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द रिलीज द स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक विद रेफरेंस टू इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन मार्च 31, 2017 एंड मार्च 31, 2018 एंड द रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स pertaining thereto, an examination of the correspondence with the bank regarding payment of remuneration to its employee in the form of commission revealed contravention of the provision of the act and the direction. इंश्योरेंस वाला ही होगा शायद, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड 100%। सर ये रिमुनरेशन पहली बार तो नहीं था बैंक
फिर अभी को पेनल्टी लगा, मतलब ऑलमोस्ट जो है 2004 2005 से चल रहा है। जब चोरी पकड़ी जाए तभी होती है भैया सजा तो, हाँ ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने चोरी ना? तो पहले भी नहीं की। नहीं सर, इसमें इसमें अभी है ना 17 में कुछ गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि बैंक दे नहीं सकती स्टाफ को कमीशन, ओके। है ना। उसके पहले तो हाँ। दे रहे थे, और हाँ, अभी हाँ। पिछले साल तो उस पर अवका इंसेंटिव भी नहीं दिया है, पिछले साल 20, है ना। अवका वाला 19 तक अवका इंसेंटिव भी मिला है, अवका वाला कुलदीप पर 20 में नहीं दिया है, मार्च 20 में। हाँ सही बोल रहे हैं, मार्च 20 में नहीं मिला और इस साल भी नहीं मिला आपका इंसेंटिव। तभी इस साल बैरागी जी तो अपने को पार्टी नहीं दे रहे, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया बैरागी साहब का। ये औका के मास्टर हैं, इन्होंने जितनी रिकवरी करी है ना हर साल 1.5 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान, मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलती है ना। 1 लाख है स्केल 4 का। अच्छा, स्केल 4 को 1 लाख। नहीं, सबसे बड़ा नुकसान कुलदीप को हुआ होगा सर। कुलदीप को भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट पे नेक्स्ट तो नेक्स्ट अब 2 ही टॉपिक बचा है, या तो सक्सेना सर ले रहे हैं तो आप ले लीजिए, या अदरवाइज मेरा एक टॉपिक है वो मैं ले सकता हूँ। चलिए सर, मेरा फर्स्ट टाइम में मैं ले लेता हूँ, है। यस सर, वेलकम। तो सर पहले तो मैं जो 2-3 मिनट का है उसको राइट अप को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। ठीक है सर? यस सर। हाँ सर, ये है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर मेरी आवाज़ उनको सेल करके और अपना ड्यूज रिकवर कर सकता था, पर ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया है, इसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी तक बस उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रह गई है। जैसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है कि उसकी शेयर होल्डिंग तक लिमिटेड रहती है। मैं आगे पढ़ता हूँ इसमें। फर्दर, no partner would be liable on account of the unauthorized action of other partners, thus allowing individual partners to be protected from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. पार्टनरशिप में एक ये था कि यदि किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है तो अदर पार्टनर्स भी उसके कारण बाइंड हो जाते थे, पर ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई है इसमें वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not be applicable to limited liability partnership and there shall not be any upper limit or number of partners in an limited liability partnership, unlike an ordinary partnership firm where the maximum number of partners cannot exceed 20। पार्टनरशिप में ये था कि 20 पार्टनर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते थे, पर ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आया है इसमें अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कन्वर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो अपनी पार्टनरशिप फर्म है उसको भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई रन कर रहा है या पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी रन कर रहा है और उसको अगर यदि वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहता है तो इसमें प्रोविज़न है उसके लिए। नथिंग कंटेंट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अफेक्ट एन LLP। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विल रजिस्टर एंड कंट्रोल LLP ऑल्सो। मतलब जैसे अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होती हैं, उसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होंगी। Following are the salient features of the Limited Liability Partnership Bill 2008. LLP shall be a body corporate and a legal entity separate from its partners.
It will have perpetual succession like a corporation. पार्टनरशिप की अभी क्या बाइंडिंग थी कि मान लो 4 पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अपन को वो पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ती थी और अकाउंट पे अपने को ऑपरेशंस पे रोक लगाना पड़ती थी, अपन फर्दर ऑपरेशन अलाउ नहीं कर पाते थे। पर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आने से परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी ये रन करेगी, अपन को अकाउंट पे ऑपरेशन पे रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसका मतलब सक्सेशन रहेगा। Provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall not be applicable to limited liability partnership and there shall not be any upper limit or number of partners in an LLP unlike ordinary partnership firm where the maximum number of partners cannot exceed 20 and 10 in case of banking company। अब पार्टनर्स इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं, पहले पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 हुआ करते थे, अब इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। While the LLP will be a separate legal entity liable to the full extent of its assets, the liability of the partners would be limited to the agreed contribution to the LLP। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप में अपन पार्टनर्स की पर्सनल असेट को भी सीज कर सकते थे, पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा केवल उतना ही तक बैंक उनसे वसूल कर सकती है। फर्दर नो पार्टनर वुड बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स टू बी शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल business decisions or misconduct। An individual or body corporate may be a partner in LLP। मतलब पार्टनरशिप में एक कोई इंडिविजुअल पर्सन भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भागीदार हो सकता है या कोई जॉइंट लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी इसमें पार्टनर हो सकती है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना है, अब आप लोग बताइए। सक्सेना जी, तो एलएलपी और कंपनी में फर्क क्या रह गया? पार्टनरशिप जो थी उसको एकोमोडेट करने के लिए मेरे ख्याल से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लाई गई है। पार्टनरशिप के जो ड्रॉबैक थे कि जैसे उसमें पार्टनर्स की पर्सनल असेट पे भी बैंक का चार्ज रहता था और यदि कोई पार्टनर फ्रॉड करता था तो बाकी सबको नुकसान होता था, या 4 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो अपने को अकाउंट पे होल्ड लगाना पड़ता था। तो उस तरह से अगर मान लीजिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लिया तो ना तो अकाउंट पे होल्ड लगाना पड़ेगा और ना अपन उनकी पर्सनल असेट पे जा पाएंगे जैसा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है। सर एलएलपी जो है मिक्सचर है लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास पार्टनरशिप फर्म की। आजकल ये अधिकतर जो कंपनी है ना एलएलपी फॉर्म बहुत कर रही है। हाँ, 2 साल पहले की बात है, मेरे को भी याद आ रहा है कि एक प्रपोजल आया था, हालांकि वो हो नहीं पाया था, पर मतलब चूंकि मेरे लिए नया था, पर एक प्रपोजल आया था बैंक में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। नहीं, हमारी ब्रांच में तो 50% जो कंपनी है उनका कोई ना कोई उन्होंने एलएलपी भी बना रखा है। और मेरे ख्याल से इनको शायद टैक्स बेनिफिट या इस टाइप से कुछ होगा, हालांकि मेरे इसमें मैं देख नहीं पाया उसको, तभी ये लोग पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा झुकाव है। सर अपने चार्ज भी आरओसी में दर्ज होता है क्या इसमें भी? जैसे क्योंकि यार कंपनी रजिस्टर्ड में वहाँ पे जस्ट लाइक कंपनी होती है आरओसी के अंदर वैसे लिमिटेड भी होती है जैसे आपने बताया, तो अपना जो चार्जेस है जैसे कंपनी के केस में अपन रजिस्टर ऑफिस में चार्ज दर्ज कराते तो सेम इसमें भी ऐसे ही प्रोविजन होगा? मैं एक बार फिर से देख के आपको बताऊंगा, जितना मैंने पढ़ा ना उसमें ये मेरे सामने आ नहीं पाया ये वाली चीज। ब्रजेन जी आप बताओ। इसमें भी चार्ज अपना रजिस्टर होता है कंपनी के तरह। अच्छा, हमारे यहाँ है, हम लोग लोन भी कर चुके हैं एलएलपी बहुत सारे। तो डिफरेंस कंपनी और इसमें इतना ही रहता है कि वो लोग इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो छोटी कंपनी रहती है जो पार्टनरशिप की तरह चलाता था
तो वो अब पूरा कंपनी के सारे लॉज फॉलो नहीं कर पाता है। उनके पास इतने अकाउंटेंट और सीए का अवेलेबिलिटी नहीं रहता है जिससे कि वो कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उसको फॉलो कर पाए, उसका रिटर्न जितने फाइल होते हैं क्वार्टरली वो कर पाए। तो इसलिए वो एक सरल है उसको तरीका, उसको एलएलपी जो कि पार्टनरशिप और उसके बीच रहता है, तो उसके लिए भी छोटे फर्म के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है। साथ में बैंक के लिए ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमारा चार्ज आरओसी में रजिस्टर्ड रहता है, तो कोई भी देख सकता है कि हमारा इस फर्म पे इतना का लोन है या हमारा इतना चार्ज है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में नहीं संभव होता है, कहीं भी हमारा चार्ज नहीं होता है। दूसरा, इसमें जितना भी वो कैपिटल लाएगा वो कैपिटल भी वहाँ आरओसी में आ जाता है, फिर से वो कैपिटल कोई पार्टनर किसी भी दिन निकाल के नहीं जा सकता, जबकि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में किसी भी वक्त वो अपना कैपिटल निकाल सकता है। तो ये सब डिफरेंस आते हैं। तो बैंक भी इसमें सुरक्षित रहता है, इसमें एक तो परपेचुअल आ जाता है कि ये बंद नहीं होता, फिर कोई ना कोई इसमें उत्तराधिकार आ जाता है, तो बैंक के लिए सेफ रहता है अपना लोन। जबकि पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिजॉल्व हो जाएगा और कोई भी डेथ होने से रुक जाता है उसका ट्रांजेक्शन, तो हमारा खाता एनपीए हो सकता है। तो बैंक के लिए भी अच्छा है और उसके जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए भी बेटर है दोनों। जहाँ सर जो कंपनी के केस में ये मेमोरेंडम और उससे वो रहती है कि उसकी एक्टिविटी अपन को मेमोरेंडम और आर्टिकल जो आता है, तो इसी प्रकार ये लिमिटेड में क्या रहता है, फिर पार्टनरशिप डीड अलग से? पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप का डीड ही रहता है इसमें भी। मतलब वो इसमें एक्चुअली एलएलपी एग्रीमेंट आता है। हाँ, वही डीड टाइप का ही रहता है, उसको एलएलपी एग्रीमेंट बोलते हैं। वो कंपनी एक्ट में डिफाइंड है वो एग्रीमेंट, उसके हिसाब से उनको बनाना पड़ता है। ओके सर, इसमें जैसे बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना परसेंट उसका है, तो क्या ऐसा माना जाए कि जैसे 1 करोड़ का लोन है और 3 इसमें वो है और किसी की 40%, कोई की 20%, कोई की 40% है, तो जब ये अकाउंट एनपीए होगा तो क्या उसकी वो 40% की ही लाइबिलिटी रहेगी? ऐसा हो सकता है कि वो एक आदमी अपनी 40% लाइबिलिटी दे के और इससे लोन से फ्री हो जाए? नहीं, हमारे पास इसमें फिर पर्सनल गारंटी भी रहता है उनका, इसलिए हमारे लिए इसका इशू नहीं आता है। अब पर्सनल गारंटी यदि उनका नहीं लेंगे तब ये प्रॉब्लम आएगा। ये बर्जेन जी और यदि पार्थ शाह पर्सनल जी जरा गारंटी नहीं प्रकाश है डालिए थोड़ा सा तो और। वो यदि वो पर्सनल गारंटी नहीं है तो वो अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पे करके फ्री हो सकता है। हाँ, ओके, तो फिर बैंक के लिए यदि पर्सनल लाइबिलिटी नहीं लेता है तो ये तो बहुत रिस्की है। जब पर्सनल तो गारंटी हम लोग लेते हैं, लेने में यदि किसी का छोड़ना है तो फिर स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि क्यों छोड़ना है उसका। हम लोग बिना पर्सनल गारंटी का देते भी नहीं है ना लोग किसी का। डायरेक्टर भी हो कंपनी में तो हम लोग उसका पर्सनल गारंटी तो लेते हैं। अपना एक जब पर्सनल तो एलएलपी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा? कौन? पार्टनर को एलएलपी में आने से उसको बेनिफिट ये रहता है कि उसको टैक्स के कुछ प्रोविजंस में मिलता है, और इसमें जो आप जो बताएं अभी, जैसे बंद हो जाता है पार्टनरशिप फर्म किसी के डेथ होने से, या फिर उसमें कोई ट्रांजैक्शन का इशू खड़ा होता है, वैसे इशू नहीं खड़ा होते, इसको एक रेगुलेटरी मान्यता मिल जाती है उसको। बेसिकली क्या होता है कि एलएलपी में लायबिलिटी लिमिट होती है, तो लायबिलिटी इतनी किसी पर आती नहीं, जितना कैपिटल देते उतना ही लायबिलिटी आती है उसके अंदर। और सेकेंडली क्या है कि इसमें यानी बोले तो लॉस ये है पार्टनर्स को कि इसमें कॉम्प्लायंसेस, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस ज़्यादा है कंपेयर टू पार्टनरशिप। तो आरओसी फाइलिंग, फिर सब डिस्क्लोजर्स, एनुअल बैलेंस शीट, सब कुछ उनको करना पड़ता है जो नॉर्मल में नहीं करना पड़ता। नहीं पार्थ सर, इसमें कंपनीज भी एलएलपी फॉर्म कर रही है, छोटी तो ठीक है, छोटे पार्टनरशिप वाले अपना एलएलपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जैसे 500 करोड़ का कौन सा फाइनेंस हुआ था, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एलएलपी फॉर्म करके फाइनेंस लिया, उसका रीजन क्या रहा होगा? अब उसका कुछ होगा, उसका इतना कंप्लायंस नहीं करना चाहता। रीजन ये होता है बड़ी कंपनीज में कि फॉर एग्जांपल 2 बड़ी कंपनीज हमारी जो सर बात कर रहे हैं अभी, वो एसजे रियल्टी बात कर रहे हैं,
उसमें सफल एंड फोनिक्स मिल्स, दो बड़ी कंपनी साथ में मिलकर एक चीज और। मतलब बैंक पार्ट पे कहीं ना कहीं इसमें उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना कस्टमर पार्ट पे हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है। कस्टमर पार्ट पे वही है कि उनको एक दूसरे की लायबिलिटी नहीं फेस करनी, एक दूसरे का कोई ट्रस्ट इश्यू नहीं आएगा, उनका जो लायबिलिटी रहेगी अपनी जो कैपिटल दिया उतना ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा उसका लायबिलिटी, वो उसका फायदा रहेगा बस बेसिकली। परपेचुअल सक्सेशन भी एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसे ही कोई पार्टनर की डेथ हुई और अपने को बंद करना पड़ता था अकाउंट, वो अब इसमें नहीं करना पड़ेगा। सर इसमें कैच है, इसमें कैच ये है कि LLP रिक्वायर्स मिनिमम 2 पार्टनर्स, राइट? इफ देयर इज ओनली 2 पार्टनर्स इन द LLP फर्म और उसमें से एक पार्टनर गेट्स डाइड और समथिंग एल्स, तो LLP शुड बी डिसॉल्व्ड एंड ओनली 1 पर्सन कैन नॉट कंटिन्यू एज LLP। सो मिनिमम 2% इज रिक्वायर्ड, मोर देन 2 देन यू कैन से हाँ वो सक्सेशन कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इन दैट केस ऑल्सो यानी वो केस में ऐसा है कि एग्रीमेंट ऐसा बोलता है कि जो बंदा मर गया है या छोड़ के जा रहा है, उसके जो लीगल हायर्स है उसको फर्स्ट राइट है उसकी प्लेस लेने का। अगर वो लोग मना करते हैं राइटिंग में तभी बाकी 2 पार्टनर्स उसका प्लेस ले सकते हैं, ऐसा है। सर ये वो मेरे को तो थ्योरेटिकल नॉलेज था, लेकिन आप लोगों ने, जहाँ जी ने और आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया इसको। आप लोगों को प्रैक्टिकल है, आप लोगों के पास अकाउंट है, काफ़ी सारे डाउट्स मेरे भी क्लियर हो गए इस बीच। ग्रुप स्टडी का यही बेनिफिट है। तो LLP पे कुछ बचा है अब जो शेयर कर सकते हैं कि आगे बढ़े अपन? शरद सर भैया आगे बढ़ो। शरद एक मिनट, इसमें एक हाँ, पॉइंट और है जो हम बोलना चाह रहे हैं। इसका ये है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह रहता है उसमें मैक्सिमम जो नंबर्स हैं 50 है, ठीक है? इसमें अनलिमिटेड है LLP में। हाँ, तो पार्टनरशिप में क्या है 20 है और लिमिटेड कंपनी में 50 है प्राइवेट लिमिटेड के लिए, ठीक है? इसमें जो है अनलिमिटेड है। और LLP कंपनी को लास्ट में LLP लगाना पड़ता है, यानी वो हाँ LLP लगाता है। पार्टनरशिप वगैरह में जो मेजर जो डिफरेंस हमको लग रहा है, पार्टनरशिप में आप क्या है कि कोई भी नाम रख लेते हैं आप, जो है रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, ये पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रजिस्टर्ड कराना है या नहीं कराना है। लेकिन LLP के साथ ऐसा नहीं है, LLP तो आपको रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। और जहाँ तक कि बोल रहे हैं कि कस्टमर के बेनिफिट से, तो हम बैंक के बेनिफिट से बोलना चाहेंगे इस चीज़ को कि हमारा जो मेजर जो शेयर है जो हम लोन देते हैं, क्योंकि क्या है कि इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ रहती है, तो उसको कंप्लाई करने से ही बैंक का लोन जो है सेफ हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो कैपिटल है, नॉर्मली जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं वो तो राजीव भी समझ रहा है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, जब वो बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो लोग क्या है कि पार्टनर्स रिम्यूनरेशन के नाम पे वो लोग मेजर पोर्शन जो है निकाल लेते हैं और प्रॉफिट वो काफ़ी कम शो करते हैं। इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है थोड़ा सा 1-2 डिफरेंस इसमें जो है पार्टनरशिप से भी अगर देखें अपन। दूसरा एक चीज़ और था कि इसके जो LLP के केस में नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह के केस में क्या रहता है कि कोई भी डिसीजन जब लेते हैं ना तो रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है? तो उससे वो बंधे रहते हैं। और इनके जो पार्टनरशिप LLP में जो रहते हैं पार्टनर्स, वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं वो जो है। ये 2-3 मेजर डिफरेंस है। अगर डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो अपन वहाँ ये बोल सकते हैं। क्यों राजीव, ठीक है? हाँ सही है। अब आप लोग आगे बढ़ सकते हो भाई। ठीक है, तो अब लास्ट जो आज का चैप्टर है, आज का जो लास्ट चैप्टर है वो मेरा ही है। जो मतलब लास्ट इस हिसाब से है कि जो अपना ग्रुप है उसमें जिन्होंने पहले शेयर किया था कि मैं ये टॉपिक प्रेजेंट करूंगा, तो उसमें 4 थे।
बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लास्ट है उसके बाद नहीं कर सकते। किसी के पास कोई टॉपिक यदि तैयार हो तो वो भी कर सकते हैं। ये है हमारे पास जो बैंकिंग ब्रीफ है, उसमें जो चैप्टर डिवाइड किया गया था उसका 21 नंबर का चैप्टर है बैंकिंग ब्रीफ, चैप्टर नंबर 21। और मुझे जो शरद सर ने अलॉट किया था वो आज लास्ट हो जाएगा, इसके बाद जो अलॉटेड है वो सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चैप्टर है एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स जो है वो बैंक में क्या होता है। और ये कुछ ऐसा टॉपिक था कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कि इजी होगा, और इजी वाकई में है, लेकिन जब उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा कुछ ऐसे चैप्टर्स रहते हैं जिसमें कि पॉइंट्स बनाने में थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ता है पढ़ने के बाद, तो उस टाइप का ये चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है आज की तारीख में वर्तमान में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बहुत कंपल्सन है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों अच्छे तरह से इम्प्लाई किया गया हो। एथिक्स आर रूलर ऑफ बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल टू डिसाइड रॉन्ग एंड राइट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एथिक्स के बारे में यह है कि जो एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी, जैसे बैंक के सिनेरियो में अपन लेते हैं, तो बैंक में जो एक इंडिविजुअल स्टाफ है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एथिक्स लेवल क्या है। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी स्टाफ के जो पर्सनल ईमेल है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स के, जिसमें कि कुछ सिनेरियो दिया रहता है और अपना रिस्पॉन्स पूछता है कि इसमें आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में। तो ये एथिक्स का लेवल जिसका ज़्यादा अच्छा होगा वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये राइट है ये रॉन्ग है, तो उसमें वो सही सेलेक्ट कर सकता है। जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द रूल्स एंड प्रैक्टिस दैट गवर्न द रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो नियम है या वो प्रैक्टिस है जो गवर्न करता है। क्या गवर्न करता है? डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप और किस टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। बैंक के उसमें ये हो सकता है बैंक और कस्टमर के बीच का रिलेशन, बैंक और उसके शेयर होल्डर के बीच का रिलेशन। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा उसका जो लेवल होगा उसके हिसाब से इनके बीच में रिलेशन डिसाइड होता है। जैसे कि बैंक भी एक बिजनेस कर रही है और हमेशा ही बिजनेस में क्या होता है कि इथिकल रहना है नहीं रहना है, कितना रहना है, ये हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इस केस में भी है कि इथिकल बेसिस ऑफ बिजनेस पर एक हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए कीवर्ड बन गया है। ये कीवर्ड आई कैचिंग वर्ड है कि एथिकल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो वॉलंटरी है, मतलब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बाय विच एनी ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी है और कंपल्सरी नहीं है, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो कंट्रोल का सिस्टम है और जो डायरेक्शंस जारी होते हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। जब एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस साथ साथ एक साथ अगर चलती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है कि निश्चित रूप से सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसकी जो बैंक लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्लीमेंट करने का। अब सिग्निफिकेंस क्या है सीजी का? सीजी मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बैंक में। तो सीजी रेगुलेट करता है बैंक के स्टेक होल्डर्स, बोर्ड और मैनेजमेंट के बीच के रिश्ते को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है? बैंक के जो स्टेक होल्डर्स है वो कस्टमर से लेके शेयर होल्डर्स जो बैंक के शेयरधारी हैं उनके बीच, बोर्ड के बीच और बैंक का जो मैनेजमेंट है उनके बीच के जो रिलेशंस है उसको ये रेगुलेट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने से क्या होगा
सिग्निफिकेंस में है ये कि ये पावर का मिसयूज रोकता है। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में सीजी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हुआ है वहाँ पावर का मिसयूज जो है उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर जैसे ही आता है तो करप्शन और तमाम तरह के जो निगेटिव है वो उसके साथ में आता ही है। लेकिन अगर सीजी उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से इम्प्लीमेंटेड है तो पावर का मिसयूज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर पाता है। सीजी डील्स विथ हाउ ए कॉर्पोरेट इज गवर्नड, ये अपन 2-3 बार देख चुके हैं कि कॉर्पोरेट कैसे गवर्न कर रहा है, ये सीजी उसको डील करता है। सीजी प्रमोट्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या प्रमोट करेगा? फेयरनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। अभी इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट हुए, और ये कंपलसरी भी नहीं है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके लिए क्या किया गया है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और सेबी ने कुछ कमेटी बनाई थी, ठीक है, और उस कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन और एडवाइजरी थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है तो उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें से फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रोटेशन। जो अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि हर साल एक ही स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ब्रांच को करता रहे, या बैंक के पैनल में वही स्टैट्यूटरी ऑडिट हमेशा रहे। उनका रोटेशन होते रहना चाहिए, जिससे कि मालाफाइड इंटेंशन नहीं हो, बैंक और ऑडिटर्स के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप नहीं हो जाए जो कि उनके जो सिस्टम्स, प्रोसीजर्स और जो भी उनके बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो। इसलिए उसका रिकमेंडेशन है स्टैट्यूटरी ऑडिट का रोटेशन होते रहना चाहिए। इसके ऑडिटर्स और जो कंपनी है बैंक के उसमें ले तो ऑडिटर और बैंक के बीच का जो रिलेशन है कुछ ऐसा क्लोज रिलेशन नहीं होना चाहिए कि किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या हायर अथॉरिटी से रिलेटेड कोई ऑडिटर्स की नियुक्ति बैंक के ऑडिट करने के लिए किया। सक्सेना जी आपका माइक बंद कर दी। आ रही आवाज अब? ऑडिटर और कंपनी के बीच का रिलेशंस भी कुछ नहीं होना चाहिए। ऑडिटर अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो फेयर होना चाहिए और उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि किसी भी बैंक में ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका प्रोसेस क्लियर कट होना चाहिए। ऑडिट फी के बारे में भी इंस्ट्रक्शंस था कि ऑडिट फी भी रीजनेबल होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए पहले से। उसमें भी कुछ ऐसी गलत वो नहीं हो जाए कि बहुत ज़्यादा ऑडिट फी दे दिया तो हमारे फेवर का ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये जो रिकमेंडेशन है उसमें ये ऑडिट फी से रिलेटेड भी रिस्ट्रिक्शन है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में भी फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो भी आपके बैलेंस शीट के जो इन्फॉर्मेशन है वो फेयर तरीके से डिस्क्लोज करना है पब्लिक डोमेन में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उससे संबंधित भी कुछ नॉर्म्स इस कमेटी ने बताए। उसका डिटेल्स नहीं था लेकिन ये है बुलेट पॉइंट में था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेटेड नॉर्म्स भी कुछ उन्होंने सजेस्ट किए थे कि इस टाइप से होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बैंक जो है प्रॉफिटेबिलिटी के कंसेप्ट पर काम करती है, ठीक है। अब प्रॉफिट जहाँ पे भी आएगा वहाँ एथिक्स और उसका अपोजिट दोनों ही आएगा। इसलिए बैंक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि एथिकल रहे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करे, नहीं तो प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि अनएथिकल होके बिजनेस करने की तरफ कोई ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो अनएथिकल बहुत सारी चीज़ें करते हैं बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन अगर हमको बनाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा रहेगा। सेबी ने जब सत्यम घोटाला हुआ था तो उस टाइम पे क्लॉज 49 था उनका, उसको उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए और वो जो अमेंडमेंट किया उसको ये कहा जाता है कि इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। अब वो अमेंडमेंट क्या था, वो कुछ उसके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो क्लॉज 49 है सत्यम घोटाले के बाद सेबी ने चेंजेस किए थे, उसके हिसाब से है कि हाफ द डायरेक्टर ऑन लिस्टेड कंपनी बोर्ड मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसके बोर्ड में जो रहेंगे इंडिविजुअल उसमें से आधे कम से कम ऐसे रहेंगे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे।
क्लॉज 49 ऐसे समस्त कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है। क्लॉज 49 में जो उन्होंने सेबी ने दिया है कंडीशन, वो यदि कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर्ड कराना चाहती है तो उनके लिए उसको फॉलो करना कंपल्सन हो जा रहा है। अब कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है। एक तो ये बोर्ड वाला था कि 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है क्लॉज 49 में। वो है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड इट्स प्रोसीड्योर। जो बोर्ड का कंपोजिशन रहेगा कि कितने लोग रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, वो डिफाइन किया गया है। इसी तरह से ऑडिट कमेटी का भी जो कंपोजिशन रहेगा, क्या स्ट्रक्चर रहेगा और उनका क्या रोल रहेगा, वो भी उसमें क्लॉज 49 में अमेंडमेंट करके कुछ उसमें डिफाइन किए हैं स्पेसिफिक। सब्सिडियरीज के बारे में भी उसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजरी है कि उसको फॉलो करना जरूरी है अगर वो कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज में। तो क्वार्टरली रिपोर्ट उनको कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स के ऊपर देना पड़ेगा। हम लोग भी बैंक में भी क्वार्टरली रिपोर्ट जाता है ऑडिट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट करके। साथ में एनुअल कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी उनको देना कंपल्सन है अगर वो लिस्टेड होना चाह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो नॉन मैंडेटरी भी कुछ इनके रिकमेंडेशन है जो क्लॉज 49 में चेंज किया था। कंस्टिट्यूशन ऑफ रिन्यूमरेशन कमिटी। अब जो ये रिन्यूमरेशन की अभी बात आ रही थी, जो अभी कुछ देर पहले अभी चर्चा भी हुई थी कि उसके ऊपर पेनल्टी लगा है रिन्यूमरेशन जो स्टाफ को मिला है उसके ऊपर, तो उससे संबंधित भी इंस्ट्रक्शंस इसमें है कि वो जो रिन्यूमरेशन कमेटी बनेगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, उससे संबंधित दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। विसिल ब्लोअर पॉलिसी। ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो था पहले नॉन मैंडेटरी था, लेकिन 2014 में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाह रही है तो उसके लिए कंपल्सन है कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे भी हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से संबंधित दिशा निर्देश है। एक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक है, वो है वीमेन डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स रहेंगे उसमें एक महिला का होना आवश्यक है। फिर टॉप लेवल पे जो रिन्यूमरेशन मिलता है उससे संबंधित भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं। अब जो इन सबको मिला के एक जनरल प्रिंसिपल जो बनता है इथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसमें क्या क्या होना चाहिए एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स है। जैसे इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, रिलायबिलिटी है, सिंसियरिटी होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जनरल प्रिंसिपल है एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है, एथिक्स को फॉलो करती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी हम फॉलो करते हैं, कंप्लाई करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल पे जो एप्लीकेबल है वो इंडिविजुअल लेवल पे और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एप्लीकेबल है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसमें निश्चित रूप से होने चाहिए। फाइनली जो कंक्लूड इसमें किया गया है, सीजी एंड एथिक्स हेल्प्स बैंक्स इन वेरियस वेज लाइक कोपिंग विथ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स बैंक में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बैंक को कैसे हेल्प मिलेगा? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने में बैंक को हेल्प मिलेगा। नेचुरली जब एथिकल स्टाफ रहेंगे तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित भी बैंक को बेनिफिट मिल सकता है कि उसको रोक सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं। इसमें रिजॉल्विंग एचआर इश्यूज भी दिया है, हालांकि मैं इसको लिंक नहीं कर पाया कि सीजी और एथिक्स से रिजॉल्विंग एचआर इशू का पॉइंट क्या होगा। फिर भी इसमें है कि रिजॉल्विंग एचआर इशूज, मीटिंग कॉम्पिटिशन, बिल्डिंग ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स। नेचुरली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एथिकल रहेगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंप्लाई करेगी, तो जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे उसके, तो उनके मन में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली कि दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिसमें कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही हो। कस्टमर कंप्लेन को भी हैंडल करने में इसमें बेनिफिट मिलेगा एथिक्स और सीजी का अगर कंप्लायंस अच्छा है तो। प्रमोशन पॉलिसी में भी इसमें लिखा है कि सीजी और एथिक्स वाले ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन पॉलिसी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकती है।
and above all in improving service quality by creating a healthy work environment। और इन सब से ऊपर अगर सीजी और एथिक्स का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सर्विस क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। किस कारण से होगी, क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा काम करने के लिए। वर्किंग एनवायरनमेंट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और हेल्दी रहेगा। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स के ऊपर मेरी तरफ से था। अब आप लोग इसमें कुछ यदि पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं पूछना चाहे तो इतना सफिशिएंट है। अगर इंटरव्यू में हमारे सामने आता है तो हम इतने पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स बोल देंगे तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, इसको इतना पता है, मतलब अब अगला क्वेश्चन आते हैं। तुमने इतना भारी सब्जेक्ट पढ़ाया कि कुछ सब शांति में बैठ गए भैया। नहीं, इस जमाने में एथिक्स तो भारी सब्जेक्ट बिल्कुल है, और वो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो केवल मतलब बिजनेस क्षेत्र में है और प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे एथिक्स लागू करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन एसबीआई ने बहुत अच्छे से लागू कर रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। कर रहे हैं, जबरदस्ती एक क्विज करनी है और हर महीने सबको एथिक्स की मेल पे रोज एथिक्स का पार्ट आता ही है। आप जब पढ़ना चाहो तो पढ़ लो उसको, पर्सनल मेल पे सभी के आ रहा है एथिक्स का। अच्छी चीज है। और एथिक्स भाई अल्टीमेटली आपको एथिकल तो होना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। बिना एथिकल हुए स्टेट बैंक जाना भी जाता है इसीलिए ना। आज हमारे पे जो ट्रस्ट है वो हमारे एथिक्स के कारण ही है, ट्रांसपेरेंसी के कारण ही है ना। आज जो हमारे पास बिजनेस अभी इतना टिका हुआ है और लोग आ रहे हैं, तो वो फेथ और ट्रस्ट जो है वो हमारे जो बैंक की एथिक्स वैल्यू हैं उसी के ऊपर है। तो अच्छा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सब्जेक्ट तो नाम उसका उन्होंने अब नया मॉडिफाइड नाम है, गवर्नेंस तो शुरू से रहा है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके मापदंड है, बेंचमार्क धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी को सबको फॉलो करना है। अगर हमको हमारी बैंक को ऊपर ले जाना है, टॉप 50 बैंक से टॉप 10 20 में लाना है, तो ये सब चीजें जरूरी है। क्योंकि इसका मतलब जो मैं समझ पाऊँ कि वैसे तो ठीक है आप जितना इम्प्लीमेंट करें, पर इसका प्रदर्शन करना भी बहुत जरूरी है आपको हर चीज का। अब आप देखिए आपके एनुअल रिपोर्ट में इन सब चीज को, आज से आप 5 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 10 साल पहले की एनुअल रिपोर्ट, पूरा स्वरूप चेंज हो गया एनुअल रिपोर्ट का। तो इसलिए हमको एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी बहुत जरूरी है। और हर साल इंटरव्यू में एनुअल रिपोर्ट पढ़ के देते थे। अब की बार पता नहीं, एनुअल रिपोर्ट के बाद ही इंटरव्यू हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए अपन अगर ये सब चैप्टर हो गया तो आगे फिर पढ़ें। अगर किसी और को कुछ इसमें कहना है तो कहिए, नहीं तो अपन कुछ इसमें क्वेश्चंस वगैरह पर डिस्कस करते हैं थोड़ा इंटरव्यू के हिसाब से। हाँ ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पर। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपन वन बाय वन, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका क्या आंसर होना चाहिए, तो आप चालू करिए। उसमें अपन सभी लोग अपने अपने सजेशन दे सकते हैं उसमें। देखिए मेरा मैं तो पहला क्वेश्चन चलिए पूछना चाह रहा हूँ कि यदि बोर्ड पूछता है कि भाई आपको हम प्रमोट नहीं करते, तो आप कैसा आवाज नहीं आ रही महसूस आपकी, करते हैं और क्या उत्तर देना चाहिए? रिपीट करिए ना हेलो, एक बार। हाँ, यदि बोर्ड मुझ पूछता है कि हम आपको प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो आपके क्या विचार है इस पे? आपको कैसा लग रहा है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बताइए शुक्ला जी, आदर्श।
जो भी बोलना चाहे बताइए इसका आंसर क्या सक्सेना जी? एक जो रेडीमेड आंसर मैंने पढ़ा है इसका, इस थोड़ा मॉडिफाइड क्वेश्चन है कि व्हाई शुड आई प्रमोट यू। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस टाइप से मैंने पढ़ा है, व्हाई शुड आई प्रमोट यू। राजवेद जी ने इस टाइप से पूछा है कि मैं आपको प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं इसको इस टाइप से देता हूँ आपको आंसर। 1 मिनट में पढ़ता हूँ उसका आंसर, व्हाई शुड आई प्रमोट यू। Why should I promote you? Sir, I possess required professional qualification, job knowledge, ability to handle difficult situation, and I feel I am the most suitable person for this role. I exhibited outstanding performance in my last assignment. ये एक बुक में मैंने पढ़ा था, तो उस टाइप से ये 3 उसके आंसर थे। तो मुझे लगता है कि अपन यही बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हम इसके लिए काफ़ी सूटेबल हैं, और मेरा प्रीवियस असाइनमेंट भी अभी और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल, हालांकि ये अपन बोल सकते हैं, वो एक्सेप्ट करे ना करे इसको ये उन पर डिपेंड। ठीक है, राजवेद जी आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करिए एक बार। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि यदि बोर्ड मुझसे पूछता है कि यदि हम आपको प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या रीजन होंगे? मेरा सिंपल सा ऐसा है कि कई बार ऐसे उल्टे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नहीं पूछेंगे तो ना सर, जैसे पूछ सकते हैं आप। हाँ ठीक है ना, आदर्श बताओ, तुम बताओ, फिर मैं भी ऐड ऑन करता हूँ सर। वैसे मेरे को नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको, और फिर अगर मान लो जो कुछ उन्होंने चुन भी लिया, तो इसमें अपन ये अपना ये बोल सकते हैं कि इससे मेरा मतलब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि इससे इंस्टीट्यूशन को नुकसान होगा, क्योंकि मेरे जैसा कैपेबल आदमी जो इतनी परफॉर्मेंस अपने दिया है, इसको तो थोड़ा उसका मनोबल थोड़ी देर के लिए तो जाएगा। हालांकि मैं अपने परफॉर्मेंस नहीं होता है तो मैं फिर अपने को समझा के फिर से अपनी नई एनर्जी को फिर से वो करके मैं फिर अपने काम से लगूंगा और इंस्टीट्यूशन के लिए फिर से परफॉर्मेंस देने के लिए तत्पर रहूंगा। परंतु फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अगर प्रमोट किया जाता है तो मैं और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरे इंस्टीट्यूशन को और मेरी जो मतलब मेरी संस्था को के लिए फायदेमंद होगा। ऐसे जवाब दे तो मुझे लगता है ठीक होगा। ठीक है, अभी मेरे को समझ में आया इनके क्वेश्चन का दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि आपको कैसा लगेगा, और दूसरा अगर आपको हम प्रमोट नहीं करते तो आपको कैसा लगेगा, और आपको क्यों लगता है कि आपको हम प्रमोट नहीं कर रहे। यही 2 क्वेश्चन मेरे को समझ में आ रहे हैं राजवेद्य जी के क्वेश्चन से। सोमन कुछ भी दोगे ऐड? नहीं, पहला तो है नेचुरली थोड़े टाइम के लिए तो सैडनेस आएगा, ऑब्वियस एज ए ह्यूमन बीइंग। और सेकंड पार्ट जो है उसमें तो मैं सीधे से यही कहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, नेक्स्ट ईयर फिर इंटरव्यू देने आऊँगा, बस इतना ही बोलूँगा। देखो, जो मेरे को समझ में आता है इसके आंसर, मेरा हिसाब से अगर मेरे से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सर आई एम होपफुल दैट आई विल बी सेलेक्टेड दिस ईयर ओनली, और फिर भी अगर मेरा आप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो मुझे वापस से अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कमियां मेरे में रह गई, या किस चीज़ों में मैं पूरा बैंक के उसमें मापदंड पे कंप्लीट नहीं कर पाया। और दूसरा क्वेश्चन था ये तो हो गया कि भाई आपको नहीं करते तो क्या कैसा लगेगा। तो ठीक है, मुझे सर असफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एनालिसिस करूंगा कि मेरे में क्या कमियां रह गई, और मैं कोशिश करूंगा उनको दूर करने की कि मैं किन बैंक के मापदंडों में खरा नहीं उतर पाया। तो ये तो हो गया कि आपको कैसा लगेगा। और सेकंड पार्ट था कि आप क्या करेंगे। सर मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो ये पोस्ट है एजीएम की पोस्ट है उसके लिए कॉम्पिटेंट हूँ, और फिर से मैं अपनी तैयारी के साथ आऊँगा। और आपके अगर कोई सजेशन है सर कि मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। इसमें एक सर और भी बोल सकते हैं इसको, मतलब डायरेक्ट अगर अपन बोलना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एज ए स्केल 5 रीजनल मैनेजर या एजीएम जो भी पोस्ट है अपना जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए जो एक ऑफिसर्स में क्वालिटी होनी चाहिए
वो क्वालिटी मुझ में है, इसलिए मुझे प्रमोट करना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेचुरली पूछेंगे कि क्या क्वालिटी होना चाहिए, और क्वालिटी के ऊपर अपन डिस्कस किए हुए हैं कि एक स्किल 5 में क्या क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू बोर्ड को शायद अपने डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो मन अभी तो अपन इस उस पर स्पेसिफिक रहते हैं जो राजवेद्य जी ने क्वेश्चन दिया। अब आप कोई क्वेश्चन हो तो आप दो, फिर अपन उस पर बात करें। गोयल साहब मतलब क्वेश्चन पूछने सर के मैं भी मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि यदि अपन इसमें एक और चीज ऐड करें कि सर ये मुझे बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन इस बात का भी मुझे जैसे आपने बताया एनालाइज करेंगे, लेकिन मेरे से भी मैं अपने आप को बहुत ये मानता था कैपेबल, लेकिन यदि आप लोग मुझसे भी अच्छे लोग एसबीआई को प्रमोशन के लिए मिल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए प्राउड की बात है। और नेक्स्ट टाइम मैं वो बेंचमार्क को क्रॉस करने की कोशिश करूंगा जिससे कि इंस्टीट्यूट का बेनिफिट हो और मेरे में भी इम्प्रूवमेंट हो। राजवीर जी इसलिए क्वेश्चन पूछने का मतलब ही मतलब हम कॉन्फिडेंस आपका जानना चाह रहे हैं। तो अपन अपना कॉन्फिडेंस क्यों कम करें इस मामले में कि हम दूसरे को प्रमोट करें और ये करें। हम कैपेबल है, हमारे को प्रमोट के पास मतलब क्या है ना, देखिए ज्यादा आप बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना अपने को, बिल्कुल शॉर्ट में छोटे छोटे सेंटेंस में आंसर देना चाहिए जो मैं समझ पा रहा हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है, और आपकी सुनेंगे भी किसी को कोई आंसर देते हुए, अगर आप इंटरव्यू बोर्ड और आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको लगेगा शॉर्ट आंसर प्रिसाइज आंसर देता है तो वो ठीक रहता है। उसके अंदर गलती होने की संभावना भी ज्यादा, अपन बड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने जाएंगे तो अपना गफलत भी हो जाएगी वहाँ, क्योंकि आज यहाँ बोलना बहुत आसान है, वहाँ बोलना उतना थोड़ा कठिन रहता है। हालांकि बोर्ड बहुत अच्छा रहता है, आपको मालूम ही नहीं पड़ने देता है कि कब आपका इंटरव्यू शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। चलिए और कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और देख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें मैं मतलब उनका जो जैसे अपन अगर नेगेटिव जाएंगे ना कि मैं दूसरे को प्रमोट कर रहा हूँ ये, तो वो मुझे लगता है नेगेटिव चला जाएगा। वो नहीं, नेगेटिव जाना ही नहीं, अपने को शॉर्ट में सिंपल आंसर देना है कि सर मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इस बार सेलेक्ट होऊंगा, पर अगर मैं आप मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहे तो मुझे एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमियां रह गई हैं, और मैं कोशिश करूंगा उनको दूर करने की। और आपको कोई सुझाव है सर मेरे को चेंज करने का तो प्लीज गाइड। और अगर जेडीएस में अगर आए हैं तो अपन अपनी बता भी सकते हैं। अगर आप ये तो कह ही नहीं सकते ना कि भाई मैं ही कॉम्पिटेंट, जेडीएस में तो सब आए, उसमें से सब तो सेलेक्ट होने नहीं है, सेलेक्ट तो लिमिटेड ही लोग होंगे। तो अपन उन सब चीजों की कहानी किस्से में पढ़ना ही नहीं चाहिए, मेरा ये पर्सनल है। बाकी देखिए ये एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू एक बहुत वास्ट एरिया है, अपन आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है जो मैं बोलूं वो गलत हो सकता है जो आप बोले वो सही हो सकता है जो बोर्ड मेंबर है उसको जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो पसंद नहीं है, जो आप दे रहे हो वो पसंद है, तो आप वो नहीं कर सकते। पर अपन यहाँ डिस्कस करके एक रिफाइंड आंसर, ये सब डिस्कशन है, अभी 14 लोग सुन रहे हैं, इसके हिसाब से सब अपना अपना एक आंसर बनाएंगे। कोई भी आंसर रेडीमेड नहीं हो सकता, क्वेश्चन वहां रेडीमेड नहीं आएगा। रेडीमेड पर तैयारी क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अपने को आइडिया लग जाए, अपनी थोड़ी प्रिपरेशन ले, उससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कुछ चीजें ऐसी अपनी तैयार रहेंगी तो अपने को सिर्फ उसमें थोड़ा आगे पीछे जोड़कर उसका अपना एक आंसर दे पाएंगे। जो सर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि ये एफआईएम को रोल बैक किया है बहुत रिसेंटली, अभी ये वो है, तो इसमें इसके रोल बैक को आप किस रूप में लेते हैं? मतलब आपको क्या सजेशन है, या आप ये रोल बैक सही है अगर वो पीछे से जाए तो? जो मुझे लगता है क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एफआईएम का रोल बैक जो है क्या बैंक का सही डिसीजन है ना? ये आंसर मैंने पहले भी एक बार ग्रुप में शेयर किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड नीड्स ऑफ माइक्रो मार्केट कैन बी इफेक्टिवली catered by the earlier system as earlier system as well. ठीक है, rollback will ensure better overall management which had become difficult due to vast geographical area within a region to control. एक सिंपल सा देखो, अपने को अल्टीमेटली तो अब जो करा है उसके साथ ही जाना है, तो हम ये बोलेंगे हाँ भाई पहले वाला वो भी था, वो कैटर कर रहा था, बैंक ने एक सोच रखी कि हम ज्यादा, फिर वो बोलेंगे कि तो फिर क्यों किया सर? एफआईएमएम का जब कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था तो बैंक का ये था कि भाई हम जो हमारा माइक्रो मार्केट है उसको हम ज्यादा फोकस वे में कैप्चर करना चाहते थे,
तो वो हम उसके लिए हमने वो प्रमोट किया। तो फिर वापस क्यों ले रहे हैं सर? वो हम पहले भी कर रहे थे, पर हम उसका फोकस बढ़ाने की कोशिश करी, पर इसके कारण जो ज्योग्राफिकली वास्ट एरिया एक रीजन के अंदर आया, उसको कंट्रोल करने में जो प्रॉब्लम्स आई, उसको देख के लगता है कि हमको FIMM को रोल बैक करके हमारे पुराने सिस्टम को ऊपर जाना चाहिए और थोड़ा फोकस माइक्रो मार्केट्स में बढ़ाना चाहिए। सर मैं आज एक CHRC ऑर्डर देख रहा था, उसमें अगेन जो है वो FIMM में पोस्टिंग की कुछ जो है वो मतलब ऑर्डर्स थे, तो रोल बैक हुआ है, तो फिर पोस्टिंग क्यों होगी? FIMM के ऑर्डर्स नहीं है वो, आप पढ़ो उसको ऑर्डर को ढंग से। वो अभी टेम्परेरी FIMM फेज में है, वो टेम्परेरी फेज है। क्या हो रहा है, जो नए RBO बन रहे हैं वहां पर एक रीजनल मैनेजर की पोस्टिंग करके उसका नया बिल्डिंग लेना है, नया RBO एस्टेब्लिश करना है, फाइल्स का मूवमेंट करना है, तो वो अभी से चालू करेंगे तब जाके